एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन करेंगे। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको सारे टेस्ट की मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा जिसमें कि 3000 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके बायलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लूंगी और आप लोगों को क्विक रिवीजन कराना चाहूंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कि यूपी में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट क्लास में हमने एक प्रश्न भी डिस्कस किया था जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड था। वहां पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आगे बनारस लिखा था। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनारस में नहीं चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं आपको बता दूं आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने आपके कमेंट में तुरंत वहीं पर आंसर भी दे दिया है कि आपने सही बताया है। वो गलती से टाइपिंग में कोई दिक्कत हो गई है या फिर हो सकता है जब टाइप किया गया रहा हो उस स्लाइड को तो वहां पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनारस के निकट देखते हुए बनारस लिख दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए चलिए बताइए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग अपने मन में बोलते रहिए। संत कबीर नगर में। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, चंदौली में। सी से चंद्रप्रभा, सी से CAH चंद और यहाँ पे CAH चंदौली। ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये अमरोहा, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो बनारस में। कैमूर सेंचुरी जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मैंने कई बार यूपी का मैप जब आपसे डिस्कस किया है तो बताया है कि जो सोनभद्र है वो कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। कमेंट बॉक्स में आज आप लोग मुझे आंसर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आता भी है कि नहीं। मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ टीचर मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। कतनिया घाट की बात करेंगे तो ये बहराइच में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। लाख बहोसी की बात करेंगे तो वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है। महावीर स्वामी सेंचुरी जो है वो ललितपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा और इटावा में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उन्नाव में है। ठीक है, ओखला की बात हम करेंगे तो ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अग्गा की हम बात करेंगे तो ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। पटना बर्ड सेंचुरी जो है वो ईटा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। ठीक है, ईटा और इटावा में कंफ्यूज मत होइएगा। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ईटा डिस्ट्रिक्ट में है। रानीपुर सेंचुरी कहाँ पर है, बांदा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। समन सेंचुरी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। समसपुर रायबरेली में है। सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार। इसी तरीके से सोहागी परवा सेंचुरी की बात करेंगे तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में और सुहेलवा सेंचुरी की बात करेंगे तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में। तो क्लास यहाँ पर 3 स्लाइड्स हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग आज की क्लास का अब पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ऑपरेशन 0 आवर किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो बताइए किस आंदोलन के विरुद्ध ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, हैदराबाद रियासत के, भारत छोड़ो आंदोलन के या सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो ऑपरेशन 0 जो था वो किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था,
तो ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था। सी आपका सही उत्तर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कभी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी मुंबई के ग्वालियर टांड से। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई का, याद रखिएगा। और 9 अगस्त आते आते क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो चला दिया गया था। ऑपरेशन जीरो के तहत जो भी मेन लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से जेल में? जैसे आगा खान पैलेस में किनको किनको रखा गया था? महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को और सरोजनी नायडू को। पटना जेल की बात करेंगे तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। हजारीबाग जेल की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण को। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑपरेशन जीरो के तहत अनेक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर निम्न जेलों में रखा गया था, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 1942 के समय आपका वाइसरॉय कौन है? तो आप क्या बताएंगे? लिलिंथ गो है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लिलिंथ गो है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ये भी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपके टेस्ट में पहले भी डिस्कस किया है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता करके स्टार्ट किया था। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, किसने ऑर्गेनाइज किया था आजाद दस्ता? तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इतनी चीजें याद रहेगी आपको। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्लास क्या लिखा है। अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के, क्लाइव और निजामुद्दौला के, क्लाइव और सिराजुद्दौला के, क्लाइव या सुजाउद्दौला के। तो यहाँ पर एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, अलीनगर की जो संधि थी वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड का सी आपका सही उत्तर है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता पर दोबारा अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। अलीनगर की संधि की अगर हम बात करेंगे तो 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में यह संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था और वॉटसन ने किया था। दोनों नाम आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि क्लाइव ने नेतृत्व किया था, हो सकता है परीक्षा में कभी आपको वॉटसन का नाम दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अलीनगर की जो संधि है वो 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव और वॉटसन के बीच में हुई थी, ठीक है। इस संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों को किलेबंदी की छूट दी, कैदियों के आदान प्रदान करने, उन्हें क्षतिपूर्ति देने तथा विजित स्थानों को उन्हें लौटाने एवं सुरक्षा का वचन दिया। अंग्रेजों के व्यापार में विशेष अधिकारों को भी नवाब द्वारा स्वीकार किया गया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने बाद अंग्रेजों ने इसका उल्लंघन कर कोलकाता में हुए कुछ मील दूर गंगा नदी के किनारे की फ्रांसीसी बस्ती चंद नगर पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके दूसरे महीने जून में अंग्रेजों ने मीर जाफर और नवाब के अन्य विरोधी अफसरों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। और आगे आपको पता ही है, फिर जब हम बात करते हैं 1757 के युद्ध की, तो 1757 में आपका प्लासी का भी युद्ध होता है ना। और फिर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कि कौन सी ट्रीटी साइन होती है? इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इलाहाबाद ट्रीटी के कारण ही 1764 के युद्ध को हम एक निर्णायक युद्ध भी कहते हैं, बक्सर के युद्ध को। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और हम इम्पोर्टेंट संधियों को देख लेते हैं। जैसे पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो ये शिवाजी, ठीक है, मराठा की तरफ से थे, एवं जयसिंह जो कि मुगल की ओर से था, उनके बीच में साइन हुई थी पुरंदर की संधि। कब? 1665 में शिवाजी और
जयसिंह के बीच में। जयसिंह मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अलीनगर की संधि की बात करेंगे तो ये 1757 में बंगाल का नवाब एवं क्लाइव के बीच में हुई थी, जो कि अभी हमने देखा। बनारस की संधि की बात करेंगे तो अवध का नवाब एवं हेस्टिंग के बीच में ये साइन हुई थी। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य साइन हुई थी। ये संधि आपके परीक्षा में पूछी गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे उसको। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। अगर क्लास कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। थर्ड देखते हैं, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? डायरेक्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? गणेश वासुदेव जोशी ने, शिशिर कुमार घोष ने, एमजी राणे ने या फिर आनंद मोहन बोस ने? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की बात करेंगे तो हम शिशिर कुमार घोष का नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब शिशिर कुमार घोष से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को भी हम देख लेते हैं। देखिए, शिशिर कुमार घोष भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक भी थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या नाम बताएंगे? शिशिर कुमार घोष का नाम बताएंगे। तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वे इंडियन लीग के संस्थापकों में से थे। वे एक वैष्णव थे। चलिए, इतना आपको नहीं याद रखना है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका और इंडियन लीग दोनों का नाम आएगा तो आप किसका नाम याद रखेंगे? शिशिर कुमार घोष का नाम याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए। फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। देखिए क्लास, में व्याख्या में भी आपको वही पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है कि शिशिर कुमार घोष जो थे वो आपके वैष्णव थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर एक पुस्तक की रचना की, तो इतना आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैंने नहीं डिस्कस किया। इंडियन लीग और अमृत बाजार पत्रिका से रिलेटेड प्रश्न बना है तो वो आपको याद रखना है। चलिए अगला हम देखते हैं चौथा। अधोलिखित दी गई समितियों को उनके सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर स्प्रू समिति दी है, फ्लाउट आयोग दिया है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति दी है और लिंथगो आयोग दिया है। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर आपका क्या होगा? तो अगर आपको टाइम लेना है तो आप थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं क्लास यहाँ पर। ठीक है, टाइम ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा लिंथगो आयोग, फिर मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति, फिर फ्लाउट आयोग और लास्ट में स्प्रू समिति। तो यहाँ पर 4 पहले होगा, देख लेते हैं हम 4। देखिए क्लास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। यही बात मैं आप लोग से कहती हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। ऑप्शंस को अगर मुझे पता है कि यहाँ पर मैं देखूं लिंथगो कमीशन, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड, यहाँ पे फ्लाउट आयोग और स्प्रू समिति में से अगर हम देखें यहाँ पर तो लिंथगो आयोग जो है वो 1925 के समय में आपका बना है। ठीक है, और कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए आपका लिंथगो आयोग फॉर्म हुआ था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेस कर सकती हूँ कि 4 होगा। अब 3, 2, 1 में तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आंसर पर आ सकती हूँ। यही चीज मैं आपसे कहती हूँ कि आप पेपर में ऑप्शंस को देखकर जरूर चला करिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लिंथगो आयोग की बात करेंगे तो ये 1925 के समय 1929 तक ये आपका आयोग गठित हुआ था। इस राजकीय आयोग ने भारत में कृषि की स्थिति पर अधिकृत रूप से सुधार की अनुशंसा की थी। ठीक है, किस तरीके से एग्रीकल्चर स्टेटस को इम्प्रूव करना है इसकी बात की थी। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति की बात करेंगे तो ये आपका 1928 के समय में आया है। ठीक है, और ये किस समय? बारदौली के समय में। 1928 याद है ना, बारदौली का समय। ठीक है, फ्लाउट आयोग की अगर हम बात करेंगे तो फ्लाउट आयोग जो है वो 1940 के समय में आया है। ठीक है, और यहाँ पर इस आयोग ने क्या किया था? सिफारिश की थी कि किसान को उपज का 2/3 कितना? 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। और स्प्रू समिति की हम बात करेंगे तो ये आपका 1934 के समय में आया है। अब आप इसको अरेंज करिए, यहां से आपको ये तो क्लियर है, सबसे पहले 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 1 है और फिर 2 है। तो ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा क्लास, इसको मैं थोड़ा सा आपको
डिस्क्राइब भी करोगे, क्योंकि परीक्षा में कमिटी से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिलिंथगो आयोग की अगर हम बात करेंगे तो 1925 से 29 तक था। इस राजकीय आयोग ने भारत में कृषि की स्थिति, किसकी, एग्रीकल्चर की स्थिति पर अधिकृत रूप से सुधार की अनुशंसा की थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति की बात करेंगे तो 1928 में से गठित किया गया था और इस समिति ने स्वीकार किया था कि बारदौली के पुनर्मूल्यांकन में खामियां थी तथा भूमि कर की दर 6.03 करने की सिफारिश की थी। तो ये याद रखिएगा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति बारदौली सत्याग्रह के समय है, जिसमें कि उन्होंने माना था कि हाँ, पूर्वानुलोकन में कुछ इवैल्यूएशन में कुछ कमी है और जो भूमि की जो दर है वो 6.03% होना चाहिए। स्प्रू समिति की बात करेंगे तो 1934 में इसका गठन किया गया था और मध्य वर्गीय बेकारी की जांच की गई। इस समिति ने 1935 में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। गोपाल स्वामी अयंकर स्प्रू समिति की रिपोर्ट के सह लेखक थे। ये हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे, ठीक है, तो याद रखिएगा, अयंगर का नाम याद रखिएगा। वैसे फ्लाउड आयोग की बात करेंगे तो 1940 में इसको गठित किया गया था और फ्लाउड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि किसान को उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। और इस आयोग की सिफारिश से बंगाल के तहबागा आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पर इन सारे आयोग से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर व्हाट? बताइए, सिंगल यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यूनिक्स जो है वो आपका सुटेबल है मल्टी यूजर्स के लिए। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। देखिए यहां पर लिखा है ना यूनिक्स मल्टीटास्किंग, यहां पर देखिए मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की उत्पत्ति 1970 में बेल लैब्स में विकसित ओरिजिनल AT&T यूनिक्स से हुई थी। तो यहां पर ये मल्टी यूजर के लिए आपके 6th क्वेश्चन को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 29%, 30%, 31% या फिर 32%। ये आपका सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है 31%। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की कुल आबादी की संख्या कितनी है? 31%, 31%, ठीक है। स्टेज 5 शिक्षित राज्यों को अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, लिटरेसी रेट हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है? केरल में है, ठीक है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप में, मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम परसेंटेज के बेसिस पर देख रहे हैं क्लास। अगर हम यहाँ पर देखें सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? लिंगानुपात की बात हम कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की, तो यहाँ पर केरल आपका टॉप पर है, फिर पुडुचेरी है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भी याद रखिएगा। किसके बेसिस पे हम डिस्कस किए इसको? सेक्स रेशियो के बेसिस पे सर्वोच्च लिंगानुपात वाले राज्यों की बात हमने की है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों की हम बात करेंगे तो दमन-दीव सबसे नीचे है, फिर उसके बाद आपका क्या है? दादर और नागर हवेली, फिर चंडीगढ़ और दिल्ली और अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर क्लास अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला है कि एकदम एग्जाम के समय का मत इंतजार करिए कि पेपर में बस 10 दिन बचे रहेंगे तब मैं सेंसस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। सेंसस आपको रोज क्या करना है? 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, जितना भी पढ़ पाओ उतनी देर सेंसस पढ़ो। बहुत आराम से पढ़ो क्लास। जैसे आज मैंने पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ और चीजों को मुझे रिवाइज करना है, तो सेंसस उठाया, अलार्म लगाया, 15 मिनट ही पढ़ूंगा। 15 मिनट सुबह पढ़ा, 15 मिनट शाम को सोने के पहले सेंसस पढ़ा। अच्छा, सेंसस सोने के पहले पढ़ा करो। कहा जाता है कि रात में जो चीज आप याद करके सोते हो, मतलब पढ़ के सोते हो, तो रात भर दिमाग में चलती है और सुबह तक याद हो जाता है। तो जो भी फैक्ट्स आपको याद नहीं रहते हैं उनको रात में सोने के पहले 1-2 बार पढ़ लिया करो, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएंगे चीजें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि मैम याद ही नहीं रहता। आप क्या किया करो, रात में एक बार उसको रिवाइज करके सो जाया करो, तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। सुबह जब उठो तो एक बार फिर उसको पढ़ लो। तो सोने के पहले और उठने के बाद
तो आपको वो चीजें याद रहेगी। और प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये कह के चलोगे कि मैम याद नहीं रहता, भूल जाता, अरे तुमको लिखना थोड़ी ना, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर पढ़ी होगे आप कभी तो उन्हीं 4 ऑप्शन में थे ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना एक बार। ऐसा तो है नहीं कि फिल इन द ब्लैंक से आपको लिखना है, 4 ऑप्शन देख के याद आएगा, टिक लगा के आना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो उसको, ये सब एक्सक्यूज मत देना कि मैम याद नहीं रहता है। कई स्टूडेंट्स आते हैं मैम याद नहीं रहता। अरे याद क्यों नहीं रहेगा? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार रिवाइज करो। और वो भी ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे उसको याद ही कर रट ही रहे हो। नहीं याद हो रहा है, 5 मिनट पढ़ो, छोड़ दो, फिर दोपहर को पढ़ो, जैसे दवाई खाते हो, फिर उसके बाद पढ़ो, फिर छोड़ दो, फिर तीसरी बार फिर पढ़ो, फिर छोड़ दो। ऐसे जब 3 दिन उसको पढ़ लोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर 7वें प्रश्न को देखो, कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पर कला दी गई है और राज दिए गए हैं। रंगोली जो है वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है, बनाया जाता है ना, रंगोली बनाते हैं। साथिया की बात करेंगे तो गुजरात में, सही है, ठीक है। अहपन की बात करेंगे तो बिहार में, एकदम सही है। यहाँ पे मांडा की बात करेंगे हम तो मांडा जो है वो केरल में नहीं, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा इनकरेक्टली मैच था आपका? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ पर आपका रेडमोंड यूएसए दिया है, कैलिफोर्निया यूएसए दिया है, पालो ऑल्टो यूएसए दिया है, अरमांग यूएसए दिया है। तो हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो आपका रेडमोंड यूएसए में है। ये आपका सही उत्तर है। ऐसा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन तो करना नहीं था। 9वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है। यहाँ पर कैट दिया है, डॉस दिया है, फिर आपको मिनट्स दिया है। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, जिसको कि हम कैट कह रहे हैं। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल को कब शुरू किया गया था? तो बताइए कब शुरू किया गया था इसको? 2004 में, 2007 में, 2011 में या फिर 2015 में? तो याद रखिएगा, किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल जो है वो आपका 2004 में स्टार्ट किया गया था। ए जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। 11वें प्रश्न को हम देखेंगे, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर तो क्रॉप्स की बात की गई है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्लास। क्रॉप्स में अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। तो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है अर्जुन और सोनालिका। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अभी तक गेहूं की 260 से अधिक ज्यादा उपज देने वाली रोग और कीट रोधी एवं विभिन्न किस्म की जलवायु के उपयुक्त किस्में विकसित और बुआई के लिए जारी की जा चुकी है। इनमें से प्रमुख किस्में जो हैं वो आपकी C 306, ठीक है, K 65, तो यही सब है। फिर सिंचित क्षेत्र के सोनालिका जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, UP 368, UP 262, HD 2204, जयराज, गिरिजा, शैलजा, राज श्वेती। तो यहाँ पर आपको सारी किस्में नहीं याद रख सकती है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपको याद आ जाए। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सेंसस का क्वेश्चन है, भारत में आजादी के बाद से लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से करिए। यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए क्लास, अगर हम इंडिपेंडेंस से देखिए तो लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, निरंतर वृद्धि नहीं, ऐसा नहीं है, लिंगानुपात घटा भी है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ये आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? केवल 2 आपका सही है, पहला आपका गलत है,
ठीक है। व्याख्या हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि भारत में लिंगानुपात में आजादी के बाद से निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1921 से 41, वर्ष 1961 से 71 और 1991 से अगर हम देखेंगे तो इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है, मतलब निगेटिव में, ठीक है। तो ग्रोथ नहीं हुई है, कम हुआ है, ठीक है। वर्ष 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? 9:3, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? पुडुचेरी में है, ठीक है। और अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो वो केरल में है, 1084। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखेंगे 13th प्रश्न। 13 प्रश्न को देखिए क्लास ध्यान से। बौद्ध संगीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। महाकश्यप थे। दूसरा, द्वितीय संगीति के अध्यक्ष सर्वकामी थे। फिर तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके मोगलीपुत्र तिस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके मखली गोशाल थे। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर पता ही चल गया होगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने बुद्धिज्म वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो तुरंत उसको आंसर दिख गया होगा। यहाँ पे कौन सा आपका रॉन्ग है? डी आपका रॉन्ग है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। अब देख लीजिए, जब हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। कनिष्क के समय में कहां पर हुआ था? ये कुंड लवन में हुआ था। कुंड लवन अगर हम देखेंगे प्रेजेंट में तो ये जम्मू की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, वसुमित्र द्वारा, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसने अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने की थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये वैशाली में हुई थी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। और किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तिस ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जब हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं क्लास, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे तो आप क्या बताएंगे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में विभाजित भी हुआ था। परीक्षा के लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 14th प्रश्न को। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइए कौन सा सही क्रम है आपका? भुक्ति दिया है, विषय दिया है, पेट दिया है, ग्राम दिया है। अब इसको आप सही क्रम में व्यवस्थित करिए। A, B, C, D में से विचार करिए कौन सा आपका सही उत्तर होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। गुप्त काल में जो ग्राम था वो सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ पर देख लो आप कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आप सी को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। इन सब में सबसे छोटे में आपको ग्राम दिया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ग्राम के जो अधिकारी थे, जो इसके अध्यक्ष थे, उसके लिए हम ग्रामपति शब्द का प्रयोग करते थे या फिर ग्रामिक कहते थे उसे, जो ग्राम के अध्यक्ष होते थे। ग्राम के बाद की अगर हम बात करेंगे तो फिर आपके पेट आते थे, फिर विधि आते थे, फिर विषय, जिला मतलब क्या? विषय, ठीक है। और सबसे ऊपर भुक्ति होते थे। तो यहाँ पर देख लो, सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी इकाई है वो भुक्ति है और सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है, ठीक है। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। इसके अध्यक्ष को हम ग्रामपति कहते हैं या फिर ग्रामिक कहते हैं। उसके बाद कई ग्राम मिलकर आपके पेट बनाते हैं और कई पेट बनकर विषय बनते हैं। विषय मतलब जिला, ठीक है। और देश पूरा, अगर हम कई जिले को लें तो वो भुक्ति सबसे बड़ी इकाई होगी, मतलब साम्राज्य, पूरे साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं। तो 14th का ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राजधानी दी गई है। तो ये तो आसान प्रश्न है, कई बार हमने डिस्कस किया है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, तो बता दो जल्दी से सही उत्तर क्या होगा। जब हम कुरु की बात करेंगे तो कुरु की आपकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी ना। तो ए का क्या हो गया? ए का फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ देके कहा दिया गया है? तो खाली सी में ही दिया गया, मतलब सी आपका सही होगा।
पांचाल की बात करेंगे तो अहिछत्र, कौशल की बात करेंगे तो साकेत, वत्स की बात करेंगे तो कौशाम्बी। तो यहाँ पर 2 आपका सही उत्तर है, ठीक है, सॉरी सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको स्लाइड में दिए गए हैं। जैसे महाजनपद की वर्णना, महाजनपद के बारे में, ठीक है, ये महाजनपद के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो महाजनपद के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ से, जिसका कि नाम अगंतुल निकाय है, यहां से जानकारी मिलती है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ के आया है, वो स्टूडेंट्स जो है वो 16 महाजनपद के बारे में पढ़ के आए हैं, ये एग्जामिनर को पता है। अब वो पेपर डिजाइन कर रहा है और उसे ये भी पता है कि इन लोगों ने याद किया है अगंतुल निकाय और भगवती सूत्र। तो एग्जामिनर को अगर इस प्रश्न को स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना होगा तो कैसे बना सकता है? 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र से और जैन ग्रंथ अगंतुल निकाय से मिलती है। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि नहीं, जो बौद्ध ग्रंथ है वो है आपका अगंतुल निकाय और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर परीक्षा में चीजों को इंटरचेंज कर दिया तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है और अगंतुल निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, जहां से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इनमें से 9 महाजनपद जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है और 8 महाजनपद गंगा घाटी के पास है और एकमात्र महाजनपद अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में है। परीक्षा में अगर कभी भी आपसे पूछा कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है तो आप क्या बताएंगे? अस्मक। और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं। कम्बोज, ये आपका, इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। क्या करो, जब बोझ को कम करोगे हटा दो, हाटक मतलब हटा दो, बोझ को कम करो, कम बोझ करो, हाटक हटाकर, ठीक है। गांधार की बात अगर हम करेंगे तो गांधार की इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्मक की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया साउथ इंडिया में एकमात्र जो महाजनपद है वो आपका अस्मक है। परीक्षा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महाजनपद आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अस्मक, ठीक है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, या आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? पोटिल थी, अस्मक पोटिल। मगध की बात करेंगे तो ये आप सभी को पता है, बिहार, आधुनिक पटना, ठीक है, इसकी राजगृह और गिरिवज थी। अंग की बात करेंगे तो अंग में आपके दर्द हो रहा है तो चंपी करा लो, तो अंग की चंपा हो गई, याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा क्लास जो मैंने आपको बताया। वज्जी की बात करेंगे तो मिथिला में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखें ये 8 राज्यों का एक संघ था, इसमें कुल विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। ये देखिए इसमें 3 कुल विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छुओं की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। वैशाली की आधुनिक पहचान अगर हम करेंगे तो बसाड़ नामक नगर से की जाती है। अगला देखिए काशी। काशी आप सभी को पता है, बनारस, ठीक है, ये आप सभी को पता है। कौशल की बात हम करेंगे तो श्रावस्ती वाला रीजन, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है ना। देखिए श्रावस्ती की पहचान सहित महेत नाम के ग्राम से भी की जाती। परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पे लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। सहित महेत नामक ग्राम से हम किसे जानते, किस एरिया को जानते? श्रावस्ती को जानते हैं, ठीक है। मल आप सभी को पता है कुशीनगर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी, ठीक है, याद रखिएगा। वत्स की बात करेंगे तो ये हमारे आधुनिक प्रयागराज वाला आ गया हिस्सा, याद रखिएगा। पांचाल की बात करेंगे तो ये रुहेलखंड में स्थित है। फिर सुरसेन की बात करेंगे तो मथुरा में। अब आपको पता है कृष्ण जी बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे, सुर बहुत अच्छा निकलता था, तो सुरसेन, मथुरा, ठीक है। कुरु की बात करेंगे तो कुरु ये आपका मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास वाला क्षेत्र आपका
कुरु हो गया। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, अभी हमने देखा। मत्स्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा, मत्स्य का जो आपकी राजधानी थी वो विराट थी, विराट नगर थी। ठीक है, मछली जो है वो एक बहुत विराट मछली है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो विराट नगर मत्स्य। और अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो राजस्थान के जयपुर वाला हिस्सा मत्स्य में आता है। चेंदी की बात करेंगे तो बुंदेलखंड, याद रखिएगा, अभी कल ही हमने बुंदेलखंड के बारे में डिस्कस भी किया था। फिर अवंती की बात करेंगे तो पश्चिमी भारत में अवंती जो थी वो जनपद प्रमुख था। इसमें दो भाग थे। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। ठीक है, दक्षिण अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। तो याद रखिएगा अवंती। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो महाजनपद से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। 16वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। 16 प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुप्त काल में कला मुख्यतः धर्म से थी। दूसरा दिया गया, दशावतार मंदिर इस काल के मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अजंता की गुफाओं में उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सारे जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। आसान प्रश्न मानूंगी मैं इसको। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभिजीत सेन समिति की बात की गई है, ये आपका दीर्घकालिक खाद्य नीति से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स के लिए कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिजीत सेन कमिटी आपका बताइए दीर्घकालिक खाद्य नीति है, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड है, एकदम सही है। विमल जालान कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ आरबीआई कैपिटल रिजर्व, ये भी बिल्कुल सही है। श्री रंगराजन कमेटी पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, गरीबी रेखा के निर्धारण से रिलेटेड है, सही है। केलकर कमेटी रिफॉर्म से रिलेटेड है, आरबीआई में नहीं, ये कर संरचना सुधार पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डी, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। कल की क्लास में भी मैंने इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं उनको डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी आप याद रखेंगी। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 18वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सूची 1 दिया गया है, संसदीय शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, समवर्ती सूची। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। आप सभी को पता है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया है, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये हो गया। तो ए का फर्स्ट वेरी गुड, सब जगह दिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे, वो हमने यूएसए से लिया है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 61 है, पता है ना। तो बी का थर्ड, 2 जगह दिया गया है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे हम कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी टिक लगा लीजिए। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, आपकी लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर ये चीज दिए रहते हैं कि भारतीय संविधान ने कहां से कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया है, उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना की हम बात करें, ठीक है, हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, विधि के शासन की बात करें, संघ तथा राज्य के बीच के में शक्तियों के विभाजन की बात करें, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि परीक्षा में आपके 1 साल के अंतराल में पूछ लिए जाते हैं। तो हो सकता है आपके किसी भी एक पेपर में पूछे। हमको तैयारी तो इस तरीके से करनी है ना कि हमको आरओ की परीक्षा के लिए भी एकदम तैयार रहना है और यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, बस थोड़ी सी चीजें, जैसे हम जब आरओ की परीक्षा देंगे तो वहां पे हम एग्रीकल्चर वाली चीजों पर भी फोकस करेंगे, वो चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है। लेकिन तैयारी हमको दोनों चीज की करनी है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए
19वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बताओ। दे मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए भारत का नागरिक। उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, बिल्कुल सही है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो सभी में दिया रहता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी तीनों जो अर्हताएं दी गई हैं, एलिजिबिलिटी दी गई है, वो बिल्कुल सही है। 19 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। तो बताइए, क्या। तो यहाँ पर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय अधिनियम द्वारा, दूसरा है संविधान द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या की जब आप लोग बात करते हैं, बताइए, तो क्या ये हमारे संविधान में मेंशन है? हाँ, मेंशन है। किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में? 148 में। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैसे हम अब कैग की जो ऑफिस है वो आपकी क्रिएट हुई, तो आप बता देंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 148 में हम कैग की बात करते हैं, कैग की नियुक्ति की, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43A, 44 या फिर 48। तो यहाँ पर संविधान में अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 43A के द्वारा उद्यमों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो 43A आपका सही उत्तर है। प्रोविजन रिलेटेड टू द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मोड, बी आपका सही उत्तर है। 42nd की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, बताइए। यहाँ पे हम मैटरनिटी लीव की बात यहाँ पर की जाती है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है और 48 में एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है, कृषि और पशुपालन की संगठन की, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि क्या पढ़ के जाओगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपी, एसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिएम्बल, ठीक है, पंचायती राज वाला चैप्टर, और यहाँ पर जो हमने अडॉप्ट की हैं चीजें उनको, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अभी नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, समय है आपके पास, और इन सब चैप्टर्स को अपनी बुक से पढ़िए। क्वेश्चंस तो लगाइए यहाँ के, लेकिन बुक से एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा, तो पढ़ जरूर लीजिएगा क्लास। चलिए 22वां प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर कितने न्यायाधीश हैं। तो अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। 23rd देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। दूसरा आपको दिया गया, मार्शल लॉ सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स एनीवेयर इन इंडिया, मार्शल लॉ सस्पेंड द कंट्री एंड ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जो दोनों ही चीजें आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है। और ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, या किसी भी देश के छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 24th क्वेश्चन को देखते हैं, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में डाली थी। तो डायरेक्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश के, बलबन के, फिरोज शाह तुगलक के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डायरेक्ट प्रश्न था, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां प्रश्न। हुमायूं ने कालिंजर अभियान किस वर्ष किया था? 1532 में, 1531 में, 1537 में या फिर 1555 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से आपको बताना है। कालिंजर कैंपेन की बात यहाँ पर की गई है, तो ये आपका 1531 में हुआ था। 25 का B आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्लास यहाँ पर हम 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने इमारत की बात हम करेंगे, मजलिस ए आम, काजी उल कुजात या फिर दीवाने बरीद। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? दीवानी इमारत की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके किस चीज से रिलेटेड है? वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, PWD। तो ये बिल्कुल सही है। मजलिस ए आम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी पेंशन विभाग से रिलेटेड है, नहीं, ये आपका गलत है। दीवाने इस्तिहा जो था वो आपका पेंशन उससे रिलेटेड था। ठीक है, मजलिस ए आम की अगर हम बात करेंगे तो ये सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह था, मजलिस ए आम। काजी उल कुजात की बात करेंगे तो ये न्याय विभाग से रिलेटेड था, दीवाने बरी गुप्तचर विभाग था। तो यहां पर आपका सही उत्तर B हो गया, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। तो देखिए, मजलिस ए आम सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह था। ठीक है, फिर दीवाने इस्तिहा की बात करेंगे तो ये पेंशन विभाग से रिलेटेड था। बरीदे मुबालिक गुप्तचर विभाग से, दीवाने कजा जो था वो न्याय विभाग से रिलेटेड था। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए देखिए, दीवाने कजा दिया रहे या काजी उल कुजात भी दिया रहे तो दोनों न्याय विभाग से रिलेटेड है। अगला हम देखेंगे 27वां प्रश्न। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए, जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस पार्टी के अध्यक्ष आपके जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके महासचिव थे। ये भी याद रखिएगा। तो B आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए, सर कैम्बेल ने कहाँ का विरोध दबाया था? कानपुर का। दूसरा आपको दिया गया जनरल ली ने इलाहाबाद का, विसेंट आयर ने बरेली का, यूरोज ने किसका? लखनऊ का। तो यहाँ पर ABCD में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? D आपका करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अगर हम यूरोज की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने कहाँ का आपका विद्रोह दबाया था? झांसी का विद्रोह दबाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें आपसे और विद्रोह की, तो दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया था? निकलसन हडसन ने। ठीक है, कानपुर का किसने? कैम्बेल ने। लखनऊ और कानपुर का जो विद्रोह था उसका दमन किसने किया था? कैम्बेल ने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या तोपे ने किया था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। झांसी में आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका की विद्रोह दबाया था यूरोज ने। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जिनको की दबाया था किसने? कर्नल नील ने। बरेली में खान बहादुर खान। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने, क्रांतिकारी थे आपके। ठीक है, और विद्रोह किसने दबाया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। ठीक है, फैजाबाद और बरेली में याद रखिएगा विद्रोह को कैम्बेल ने दबाया था और कानपुर में भी कैम्बेल ने दबाया था। फतेहपुर में अजीमुल्लाह थे क्रांतिकारी और उनको दबाया किसने था? जनरल लेनर्ड ने। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 29 प्रश्न को। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर राजा राम मोहन रॉय द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है स्वामी विवेकानंद द्वारा। ये बोला गया है कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल है। और आप सभी को पता है 1893 में अमेरिका के शिकागो में किसने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ये भी याद रखिएगा।
चलिए यहाँ पर गलती से ये ए नहीं ये बी मैंने मार्क किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। वर्ष 1928 को चर्चित नेहरू रिपोर्ट जिसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको मिलता है? इसको प्रस्तुत किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू ने, महात्मा गांधी ने या फिर अब्दुल कलाम आजाद ने? तो बताइए यहाँ पर एबीसीडी में से सही उत्तर क्या है? नेहरू रिपोर्ट जो है उसको पेश किया था मोतीलाल नेहरू ने। ए आपका सही उत्तर है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट में हमने किस चीज की डिमांड की थी? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी, ठीक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेहरू रिपोर्ट के बाद ये चीज मैंने कई बार आपको बताई, जब नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने नहीं एक्सेप्ट किया और 1 साल का टाइम जो दिया गया था उनको कि आप नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को नहीं इम्प्लीमेंट किया बल्कि साइमन कमीशन आ गया भारत में, तो और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो यहाँ पर 1929 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया, कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो ए आपका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो बताइए, फ्रैंको मार्टिन को, रिस्लू ने, मजारे या फिर कॉलबर्ट? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर आपका कॉलबर्ट जो है वो सही उत्तर है। 1664 में कॉलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पहली कोठी जो थी फ्रांसीसियों ने कहां पर लगाई थी, स्थापित की थी, तो सूरत में, जबकि दूसरी कोठी की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 32वां प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? पीसी जोशी द्वारा, इंदुलाल याग्निक द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा या फिर एनजी रंगा के द्वारा? तो ऑल इंडिया किसान सभा की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव अगर आपसे पूछेगा तो वो आपके एनजी रंगा थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1936 अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा का गठन किया था, याद रखिएगा। 1928 में 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनजी रंगा द्वारा की गई थी। और उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खान और अब्दुल रहीम फजलुल्लाह के प्रयासों से 1929 में 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की भी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं याद रखिएगा, कृषक प्रजा पार्टी के बारे में भी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डायरेक्ट प्रश्न है यहाँ पर। आनंद मोहन बोस द्वारा, शिवनाथ शास्त्री, केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ टैगोर एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो देखिए क्लास, ब्रह्म समाज और ईश्वरचंद्र विद्यासागर यहाँ पर होंगे ही नहीं आपके। ब्रह्म समाज की बात हम करते हैं तो ये बात सही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये कई उसमें बढ़ गया, जैसे साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। उसमें तो जब हम बात करते हैं आपसे किसकी, आदि ब्रह्म समाज की या फिर साधारण ब्रह्म समाज की या भारतीय ब्रह्म समाज की, तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज से रिलेटेड आपके आचार्य केशव चंद्र सेन थे। लेकिन यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज की बात की गई है, इससे रिलेटेड आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री थे, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज, तो आप किसका नाम याद रखेंगे? आचार्य केशव चंद्र सेन का, ठीक है। और आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ टैगोर का भी नाम याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 34 प्रश्न पर। अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्र और पुलिनदास द्वारा की गई थी। अरविंद घोष भी इसी के सदस्य थे। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं अनुशीलन समिति की तो यहाँ पर पुलिनदास, ठीक है, प्रथम मित्र का नाम हम याद रखते हैं। अरविंद घोष भी इससे रिलेटेड थे। जब अभिनव भारत की हम बात करते हैं तो हम वीडी सावरकर की बात करते हैं। परीक्षा में स्टूडेंट जो है वो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, देखिए अभिनव जब आप लिखते हैं अभिनव भारत, तो यहाँ पर एंड किससे हो रहा है? वी से हो रहा है। तो यहाँ पर वीडी सावरकर अभिनव भारत से रिलेटेड है। अनुशीलन समिति से आपके कौन रिलेटेड है? अरविंद घोष, पुलिनदास, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और आपको पता है ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये आपके क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। 35 आज की क्लास के आखिरी प्रश्न को अब हम देखेंगे। 1926 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। तो बताइए आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है? फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई थी 1926 में दिया गया है। तो ये सही है कि गलत है? देखिए पहली जो विमेन यूनिवर्सिटी थी वो बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन 1926 में नहीं। 1926 तो बहुत लेट हो गया, 1906 में, ठीक है। और डीके कार्वे का नाम याद रखिएगा। डीके कार्वे ने 1899 में, याद रखिएगा, विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी और इन्होंने ही 1906 में मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में आपका स्टैब्लिश हुआ। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, बी देखिए आपका सही उत्तर है। चलिए क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो भी चीजें क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से रिवाइज करिए, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुना करिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उसको एक जगह नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं और संभावना भी है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। आप सभी स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास, आपका दिन मंगल।